हेलो एवरीवन, आज डेट है 15 फरवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी को सर्च करके वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। फर्स्ट न्यूज, सीनेट एक्विट्स ट्रंप ऑफ इंसाइटमेंट। इस न्यूज को समझने से पहले हमें हिस्ट्री पता होना चाहिए। वर्तमान में यूएस के राष्ट्रपति हैं मिस्टर जो बाइडेन, उससे पहले राष्ट्रपति थे मिस्टर ट्रंप। जब उनका टाइम पीरियड चल रहा था तो उनके ऊपर पूरे यूएस में वायलेंस फैलाने के लिए 6 जनवरी को जो कैपिटल हिल्स में जो वायलेंस हुआ उसको लेकर के उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर स्टार्ट हुआ। वहां पर जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर होता है ना, वो इंडिया से थोड़ा अलग है। इंडिया में जो हमारे दोनों सेशन होते हैं, जैसे मतलब अपर हाउस और लोअर हाउस, जैसे मतलब लोअर हाउस है हमारा लोकसभा और अपर हाउस है राज्यसभा। उनमें से किसी में भी प्रोसीजर स्टार्ट हो सकता है अगर इम्पीचमेंट करना हो प्रेसिडेंट का। लेकिन वहां पर जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, वहां से स्टार्ट होता है, वहां से सिंपल मेजोरिटी से पास होता है। उसके बाद में कोर्ट में जाता है, वो चीजें कोर्ट में जाने के बाद में जाता है सीनेट के पास में। सीनेट वहां का अपर हाउस है। वहां की पार्लियामेंट को बोलते हैं, यूएस की पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, और अपर हाउस को बोलते हैं सीनेट। अब सीनेट के पास में पावर होती है 2/3 मतलब 2/3 मेजोरिटी से ये प्रोसीजर पास होना चाहिए, तभी इम्पीच किया जा सकता है किसी प्रेसिडेंट को। तो वहां पर मिस्टर ट्रंप जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर इम्पीचमेंट प्रोसीजर चल रहा था, लेकिन जितने वोट चाहिए थे उतने वोट नहीं मिल पाए। वोट चाहिए थे, अब देखो 100 सीट होती है वहां की सीनेट में, 50 राज्य है यूएस में, और हर राज्य से, हर स्टेट से दो दो लोग आते हैं सीनेट में, मतलब फिक्स है हर स्टेट से दो दो लोगों की सीटें। तो 100 सीट में से 67, 2/3 मेजोरिटी होती, लेकिन वोट मिले हैं 57 लोग वो हैं जो चाहते थे कि उनको इम्पीच किया जा सके। उनकी पार्टी के मतलब रिपब्लिकन पार्टी के कुछ लोगों ने भी उनके वोटों को डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को ज्वाइन किया। 7 रिपब्लिकन सीनेटर ने डेमोक्रेटिक कोलिग्स को ज्वाइन किया उनको इम्पीच करवाने के लिए, लेकिन जो मेजोरिटी वोट है 67 वो चाहिए थे, उतने वो नहीं मिल पाए और उनको इम्पीच नहीं किया जा सका। देखो, अगर यूएस की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो अब तक 3 राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीच प्रोसीजर चलाया जा चुका है, डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन और एंड्रयू जॉनसन। और मिस्टर ट्रंप ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनके ऊपर 2 बार इम्पीचमेंट ट्रायल चलाया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, पीएम हैंडेड ओवर अर्जुन MK-1A टैंक टू आर्मी। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चेन्नई में एक अर्जुन टैंक बनाया गया था, हमारे इंडिया के डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एक ब्रांच के द्वारा, और उसको आर्मी को अब हैंडेड ओवर कर दिया गया है। जब ये हैंडेड किया जा रहा था तो उस समय पीएम ने बोला कि देखो, हम चाहते हैं कि जो पूरे वर्ल्ड की जो सुपर पावर्स हैं उनके पास में, मिलिट्री के पास में जो जो वेपन्स हैं वो सारे हमारे पास हों, हम भी हमारी आर्मी को उतनी ही स्ट्रेंथन कर पाएं जितनी स्ट्रेंथन उन सुपर पावर्स ने अपनी आर्मी को कर रखा है। ये जो अर्जुन टैंक है उसको डीआरडीओ की एक यूनिट है जो चेन्नई बेस्ड कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, उसके द्वारा तैयार किया गया है। डीआरडीओ के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसको 1958 में फॉर्म किया गया था। पीएम ने अपने स्पीच में ये बोला कि तमिलनाडु में टैंक तैयार किया गया है और हमारी नर्दन जो बॉर्डर्स हैं उनको ये सेफ करेगा, उनकी रक्षा करेगा। तो इस तरीके से जो हमारी इंडिया की एक यूनाइटेड स्पिरिट है, भारत एकता दर्शन, उसको ये चीज दिखाता है। हमारे इंडिया के द्वारा, खुद के द्वारा ये टैंक तैयार किया गया है। तो जो आत्मनिर्भर भारत की प्रोसीजर में हम आगे बढ़ रहे हैं वो उसमें एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल ये निभाएगा। इसके अलावा उन्होंने ये बोला कि देखो, जो आर्मी है उसको सिक्योरिटी का जो काम है, जब अगर इंडिया से बने हुए डेवलपमेंट के द्वारा जो बने हुए ये सारे वेपन्स उनको मिलेंगे तो जो आत्मनिर्भर भारत को तो हम प्रोसीजर को तो स्ट्रेंथन करेंगे ही, इसके अलावा जो
एक आर्मी में एक विश्वास जो आएगा कि इंडिया के खुद के द्वारा बनाए गए वेपन्स हम यूज कर रहे हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन सारी चीजों में। नेक्स्ट न्यूज है वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर। वैक्सीनेशन प्रोग्राम 16 जनवरी से स्टार्ट हो गया था और अब वैक्सीनेशन में सेकेंड डोज दी जा रही है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको। हमारे इंडिया में कोवैक्सीन और कोविशील्ड 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया जा चुका है और भी वैक्सीन को अप्रूवल दिया जाना बाकी है। यहाँ पर न्यूज है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से रिलेटेड। देखो, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच में कुछ बॉर्डर को लेकर के डिस्प्यूट है, तो उसको लेकर के डिस्कशन हुआ। आंध्र प्रदेश में इलेक्शन चल रहे थे और जो रूरल इलेक्शन जो चल रहे हैं उनको लेकर के जब उड़ीसा ने ये कंप्लेन की कि ये तो हमारे एरिया में ये एरिया आता है, आप इसमें खुद के एरिया में इंक्लूड करके आप यहाँ पर इलेक्शन करवा रहे हो, तो देखो अगर ये बाउंड्री कन्फ्लिक्ट ज़्यादा बढ़ता है तो ये बहुत ज़्यादा एक तरीके से गलत इफेक्ट डालेगा। सेंटर के पास पावर होती है किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज करने की, नाम को चेंज करने की, उसका एरिया बढ़ाने की या फिर घटाने की। आर्टिकल 3 जो है उसके अंडर ये पावर आती है सेंटर के पास। नेक्स्ट न्यूज, पेट्रोल और डीजल के जो प्राइस चल रहे हैं और रेगुलर उनमें हाइक हो रहा है, उनसे रिलेटेड कुछ डाटा आए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जो हर एरिया है जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनमें वो दिखा रखा है कि कैसे जो प्राइस हैं पेट्रोल डीजल के वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं। सितंबर 2017 से और दिसंबर 2020 के बीच में यहाँ कंपैरिजन किया गया है और बोला गया है कि पिछले 4 साल से अगर कंपैरिजन करें तो 13 फरवरी को सबसे हाईएस्ट नंबर पे थे, हाईएस्ट प्राइस था पेट्रोल और डीजल का। यहाँ पर टैक्स बताया गया है कि क्यों बढ़ते जा रहे हैं ये पेट्रोल और डीजल के प्राइस। मई 2014 से फरवरी 2021 का कंपैरिजन किया गया है। बेस प्राइस जो है, देखो जो बेस प्राइस है वो घटा है अगर कंपैरिजन किया जाए 2014 से। 37% बेस प्राइस में क्या हुई है, कमी हुई है। लेकिन सेंटर का जो टैक्स है वो डबल से भी ज्यादा हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ठीक है, यहां देखिए पहले 10.39 रुपए लगता था, अब 32.98 रुपए लगता है। डीलर कमीशन है उसको भी बढ़ा दिया गया है, स्टेट का जो टैक्स है उसको भी बढ़ा दिया गया है और इसी की वजह से ये टैक्स जो बढ़ाया जा रहा है उसी की वजह से जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस है वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पर न्यू सेस को इंट्रोड्यूस किया गया है हमारे नए बजट में। फाइनेंशियल ईयर 2020 जो बजट आया है उसमें न्यू सेस को इंक्लूड किया गया है। उसी के आधार पर ये बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल की जो प्राइस है एड सेस 2.5 ये रुपए बढ़ाए गए हैं, जिसी की वजह से पेट्रोल के जो भाव है वो काफी बढ़ गए हैं। यहाँ पर बताया गया है कि देखो जो फंड्स क्रिएट किए जाते हैं, जो रुपए लिए जाते हैं टैक्स के थ्रू या सेस जो इंक्रीज करके, वो सारे पैसे जो सेंटर है वो अपने पास रखता है। और कैग की एक रिपोर्ट तो ये कहती है कि जो भी रुपए बढ़ाकर के सेस के द्वारा जो रुपए बढ़ाए जाते हैं क्रूड ऑयल के ऊपर जो सेस बढ़ा करके 1.25 लाख करोड़ रुपए जो सेस कलेक्ट किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंशियल ईयर 10 से फाइनेंशियल ईयर 19 के बीच का, यहाँ पर बताया गया है कि एक भी पैसा किसी ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बॉडी को नहीं दिया गया। जो ऑयल के ऊपर सेस बढ़ाकर के जो रुपए कलेक्ट किया गया सेंटर के द्वारा, एक भी रुपए किसी भी ऑयल डेवलपमेंट बॉडी को नहीं दिया गया। तो एक तरीके से ये मिसयूज किया जाता है इस फंड्स का। कैग का नाम आया है तो कैग के बारे में हम देख लेते हैं। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है कैग। ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है और हमारे आर्टिकल 148 में इसके बारे में बताया गया है। कैग का काम है कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है और इसके अलावा जो स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा जो भी रिसिप्ट्स होते हैं, मतलब जो भी उनके पास पैसा आता है और जो भी उनका खर्चा होता है, मतलब एक्सपेंडिचर होता है, उसकी ऑडिट करने का काम करता है कैग। ये जो कैग है इसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और वर्तमान में हमारे कैग हैं जीसी मुर्मू। इनकी टर्म लेंथ होती है 6 साल या फिर 65 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए उसी के आधार पर इनकी टर्म लेंथ कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट न्यूज, यहां देखिए, देखो जब हमारे पीएम साउथ में गए हुए हैं और उन्होंने जिस समय
जो टैंक अर्जुन टैंक उन्होंने हमारी आर्मी को हैंड ओवर किया, उसी समय उन्होंने केरला में कोच्चि में 5 प्रोजेक्ट को भी लॉन्च किया। उन्होंने जो प्रोजेक्ट है उनका इनॉग्रेशन स्टार्ट किया। एक तो प्रोपिलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसको स्टार्ट किया और जो हमारा नेशन है उसको डेडिकेटेड किया। इसके अलावा उन्होंने 2 आइलैंड है, बोलगेटी एंड वेलिंगडन आइलैंड, इनके बीच में रोल ऑन रोल ऑफ वेसल को स्टार्ट किया। सागरिका इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल इनको इनॉग्रेशन किया और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ साउथ कोल बर्थ एट कोचीन पोर्ट, इसके लिए फाउंडेशन स्टोन को रखा। इसके अलावा मैरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को ओपन किया। पीएम ने जब ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को इनका इनॉग्रेशन स्टार्ट किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत सारे लोग यहाँ पर टूरिज्म की तरफ अट्रैक्टेड हैं और हमारे इंडिया का वैसे वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में 65 पोजीशन से हम 34 पोजीशन पर आ गए हैं। ऐसा उन्होंने बोला है कि टूरिज्म के हमारे यहाँ पर काफ़ी एरिया है जिनको हम डेवलप कर सकते हैं एक साथ मिल करके। उसके अलावा उन्होंने वंदे भारत मिशन की भी यहाँ पर बात की कि किस तरीके से जो साउथ इंडियन जो लोग हैं वो गल्फ कंट्रीज में रहते हैं और जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो एयरलिफ्ट किया गया वहाँ से हमारे इंडियंस को। इसमें हमारी जो एयर इंडिया है उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। वंदे भारत मिशन काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, हमें पता उसके बारे में होना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज है केरला एनसीपी एमएलए उन्होंने एक नई पार्टी बना ली है। तो देखो पार्टी बना ली है, पॉलिटिक्स की बात हो गई। हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है नई पार्टी बनाना, उसको सिंबल देना, वो पार्टी स्टेट पार्टी होगी या फिर नेशनल पार्टी होगी, ये सब काम जो करता है वो हमारा इलेक्शन कमीशन करता है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पर देखो सेम प्रोसीजर काफ़ी दिनों से ये चल रहा है कि आईआईटी में जो पीएचडी प्रोग्राम है उनमें जो रिजर्व कोटा है उनमें उन लोगों को जैसे एससी, एसटी, ओबीसी इन लोगों को ढंग से एडमिशन नहीं दिया जाता है। अब यहाँ पर डाटा दे रखे हैं, आईआईटी बॉम्बे के आज डाटा पब्लिश हुए हैं और इसमें बता रखा है कि 26 डिपार्टमेंट्स में से 25 डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए तो जो मार्जिनलाइज्ड जो कम्युनिटीज़ हैं उनको नहीं, उनकी जो सीटें हैं उनको ढंग से भरा ही नहीं जाता है। यहाँ पर देखो डाटा दे रखे हैं जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, फिर कितने स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कितने स्टूडेंट्स को फिर अप्लाई मतलब एडमिशन दिया गया। यहाँ देखिए रेशियो बिल्कुल कम होता जा रहा है। फिर कितने स्टूडेंट्स को मतलब उनका एडमिशन के लिए उनको बोला गया था और कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था उसका रेशियो यहाँ दे रखा है। कितने स्टूडेंट टोटल में से कितने को अप्लाई के लिए मतलब एप्लीकेशन, उनका जो एप्लीकेशन है वो आया था उसका रेशियो यहाँ दे रखा है। कितनों का इंटरव्यू किया गया उसका रेशियो यहाँ दे रखा है। तो बोला जा रहा है कि 26 डिपार्टमेंट में से 25 डिपार्टमेंट ने तो एससी और ओबीसी के लिए जितनी सीट है ना उनको ही नहीं भर पाए वो लोग हैं। और 26 डिपार्टमेंट में से 16 जो डिपार्टमेंट है जहां पर 75% से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरीज में हैं और पूरे के पूरे 26 जो डिपार्टमेंट हैं वो एसटी कैटेगरी की जो फिल है सीटें हैं उनको पूरा नहीं भर पाए। तो ये जो डाटा है वो ये दिखाता है कि देखो इंटरव्यू स्टेज तक आते आते जो रिजर्व कोटा से जो लोग आते हैं उनकी सीटें बिल्कुल कम होती जाती है, उनका जो रिजेक्शन लेवल है ना वो काफ़ी बढ़ता जाता है। ये सारे डाटा यहाँ पर ये शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर देखिए, देखो यूएई जो अरब पेनिनसुला है उसमें से 7 स्टेट्स ने मिलकर के यूएई बनाया था, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अरब पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट में ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने 2 दिसंबर 1971 को, जिसमें से अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वैन और फरजाह, ये 6 स्टेट मिले और उन्होंने फेडरेशन के थ्रू एक कंट्री बनाने की सोची और उसके बाद में 10 फरवरी 1972 को रास अल खैमा
एक नया स्टेट इसमें जुड़ गया और 7 स्टेट मिलकर के एक कंट्री बना ली उन्होंने फेडरेशन के थ्रू, जिसको हम जानते हैं यूएई। मतलब 7 छोटे-छोटे कंट्रीज मिलकर के एक कंट्री उन्होंने बना ली। तो ये यूएई की हिस्ट्री हमने पता की, वो अपनी 50 एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब उनका एक एयरक्राफ्ट, एक तरीके से जो उनका एयरक्राफ्ट है वो मार्स में चला गया है। उनकी स्पेस एजेंसी के द्वारा इस स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया था और मार्स का जो ऑर्बिट है उसमें प्रवेश कर चुका है। इसका नाम है होप प्रोब। वहां पर जाकर के यूएई का जो ये फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट है उन्होंने पहली बार अपनी फर्स्ट इमेज मार्स की वहां से भेजी है। देखो, अगर हम बात करें तो अभी कुछ ही दिनों पहले चाइना के द्वारा और उसके अलावा रशिया के द्वारा अपना जो स्पेस क्राफ्ट है उसको यहाँ पर चाइना और यूएस के द्वारा भी जुलाई में अपने मिशन लॉन्च किए गए थे और वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं उसके ऑर्बिट में। और यूएई का जो स्पेस क्राफ्ट है वो भी मार्स के ऑर्बिट में पहुंच चुका है। देखो, मार्स को एक्सप्लोर करने के लिए हर जो देश है वो अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है। यहाँ पर मार्स की जो ईयर है उसकी लेंथ बताई गई है। जैसे हमारा जो अर्थ जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो 365 डेज कंप्लीट करता है। ठीक है, 365 डेज में एक जो चक्कर है उसको कंप्लीट कर लेता है। मार्स जो है वो सन से दूर है तो उसका जो सर्किल है वो उससे भी, हमारी जो अर्थ है उससे कंपैरिजन करें तो उससे बड़ा है। तो 687 डेज कंप्लीट करता है, जिसको मार्शियन ईयर के नाम से जाना जाता है। जिसमें ये जो रेड प्लैनेट है वो सन के चक्कर लगाने में इतना समय लेता है। तो यूएई अपनी 50th एनिवर्सरी को जब सेलिब्रेट कर रहा है, जो 7 एमिरेट्स जो नेशन है उनका यूनिफिकेशन हुआ था और उसी समय उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वो रेड प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है और उन्होंने अपनी फर्स्ट इमेज को यहाँ पर भेजा है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।